बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती का एक के बाद एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ रहा है। लर्ज़खेज़ मामला यह है कि ये वाक़यात किसी एक शहर या इलाके से रिपोर्ट नहीं हो रहे, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान बासानी ज़मानतें हासिल करने में कामयाब भी हो रहे हैं। रावलपिंडी के पीर बधाई थाना में दर्ज मुकदमा, जिसमें एक मदरसे के मौलवी मुफ्ती शाहनवाज ने तालिबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था, जमानत हासिल करने में कामयाब हो गया है, जिस पर पुलिस अफसरान भी हैरत का इजहार कर रहे हैं। चंद दिनों में रिपोर्ट होने वाले लर्ज़खेज़ वाक़यात के अलावा जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में भी एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। मुजफ्फरगढ़ और इसके नवाही इलाके कारोकारी और गैर कानूनी जरगों के हवाले से एक तवील माजी रखते हैं। हालिया वाक़या भी लगभग कारोकारी ही का वाक़या है। चंद रोज कबल मुजफ्फरगढ़ के इलाका महमूद कोट में एक खातून को दिन दिहाड़े बेलिबास किया गया। मुल्ज़िमान एक तरफ खातून के कपड़े उतारते रहे और दूसरी जानिब ये ललकारते रहे कि हमने अपनी इज्जत का बदला ले लिया है। 3 महीने की हमला खातून चीखती चिल्लाती रही, दुहाइयां देती रही, मगर ताकत के नशे में धुत दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। पूरी बस्ती के सामने खातून जरीना को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके कपड़े फाड़ कर सरेआम इसको बरहना किया। यही नहीं बल्कि मुल्ज़िमान जाते हुए मुतासर खातून के कपड़े भी अपने साथ ले गए, जबकि इस दौरान खातून बरहना हालत में जाए वक़वा पर पड़ी रही और लोग तमाशा देखते रहे। एक वाक़े का बैकग्राउंड ये है कि मुतासर खातून के भाई ने ये जो ये वाक़या है वो कुछ इस तरह से है, इसके पीछे कि क्यों ये वाक़या जो है इस तरह से रूनुमा हुआ। तो मुतासरा खातून के भाई ने मुल्ज़िमान की बहन से ज्यादती की थी और इस केस में ज्यादती करने वाले यानी अब जिस खातून को बेलिबास किया गया है, इसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मगर फिर मुतासरा खातून के भाइयों ने इस मुल्ज़िम की बहन जरीना बीबी को सरेआम दिन दिहाड़े पूरी बस्ती के सामने बरहना किया। बदला लेने के लिए 5 मुल्ज़िमान ने जुल्म व बर्बरियत की नई दास्तान रकम की। अपनी बहन से ज्यादती हुई तो मुल्ज़िम की बहन को निशाना बना दिया। अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि 5 मुल्ज़िमान में से 2 मुल्ज़िमान इकबाल और सैफुल उर्फ सैफुल्लाह ही गिरफ्तार हो चुके, जबकि 3 मुल्ज़िमान ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली, जिस पर RPO फैसल राना ने मकामी पुलिस पर बरहमी का इजहार किया है और हिदायत ही की है कि कानूनी तरीक़ाकार के तहत जमानतें जो हैं उनको मनसूख किया जाए। अब सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर मुल्ज़िमान को जमानत का मौका मिला क्यों, इन्हें बर वक्त गिरफ्तार किया क्यों नहीं गया। इसी लर्ज़खेज़ वाक़े के हवाले से और भी बेशुमार सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और यहाँ पर ये जो एक और जिसको हम कहेंगे कि बड़ा अफसरदा करने वाला एक फैक्ट है जो कि हमारी सोसाइटी में बड़ा खुलेआम हो रहा है, वो ये कि आपने एक ऑब्जेक्ट के तौर पर फिर औरत को ट्रीट किया। आपने जो आपस की दुश्मनी थी या एक बंदे ने या जरीना के भाई से जो जुर्म सरजद हुआ उसका बदला लेने के लिए आपने जरीना को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया और आपने जो है वो उसको बरहना करके आपने कहा जी आपने तो बदला ले लिया, आपकी इज्जत जो है वो इस तरह से वापस आ गई। आखिर कौन सी इंसानियत है कि अपनी बहन से ज्यादती का बदला लेने के मुल्ज़िम की बहन जो उस वक्त हामला थी उसके साथ ये घिनौना फेल किया जाए, उसे बेलिबास किया जाए और बरहना किया जाए। आखिर कौन सी इज्जत है जो ऐसा करने से वापस आ जाती है भाई। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर जिस खातून को ताकत के जोर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, भला उससे इज्जत के आने जाने का क्या वास्ता है। जिस औरत की जिंदगी खतरे में डाल दी गई हो उसका इस नाम नेहाद इज्जत से क्या लेना देना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी जरीना साहिबा भी हैं जिनके साथ ये भयानक वाक़या पेश आया, और इसके अलावा जरीना के चचा गुलाम असगर जो हैं वो भी मौजूद हैं। जांस बुखारी साहब भी DSP हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मेरे गुलाम असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम असगर साहब, आपके भतीजे ने जुर्म किया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर अब जो आपकी भतीजी के साथ हुआ उसे बरहना किया गया, किसी तौर भी जो है वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले तो यही है कि अभी फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आप लोग मुतमईन हैं इससे? हालांकि खबरें तो अच्छी नहीं आ रही कि 3 मुल्ज़िमान जो है वो बुरी जमानत पहले ले चुके हैं। बाजी बात ये है कि पहले तो 5 बंदे जो है ना उन पर पर्चा हुआ था। थानेदार साहब ने पर्चा काट लिया था, DSP से भी मौजूद थे। सही है। फिर उसके बाद 2 मुल्ज़िम तो मौका पर पकड़े गए, 2 मुल्ज़िमान। 3 मुल्ज़िमान मौजूद ना थे, उन तीनों ने पूरी जमानत करा ली। उसके बाद हमें 3-4 दिन के बाद इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। आपकी इंक्वायरी हो गई है, आप थाने आ जाएं। हम
چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو ہم کو جیل میں ڈال دیا گیا حوالات. اچھا ہم 19 بندے سے 13 بندے 107 کٹ کر سب کو قید کر گئے. سب کو یہ آدھے رہ گئے بے تو سب بندے کا نام سے گنو کیونکہ میں اردو گھٹ ود بولنا میں سر کی گل آپ تشریح کرنی ہے یہ معذرت چاہ سکتا کیونکہ ادھر رہ کے سارے کو ویندے رہ گئے کہ تسا ترائے بندے دا تسا کرے دیو کہ اے بندے بے گناہ ہیں. لیکن اساں انہاں چشم دید سارا کو جے بندے دال دیتے ہیں مخلوقات ایڈے دی کرنے بھائی روڈ دے ہوتے ہیں تے روڈ دے اوتے کام دیا گئے. سارے نال بہت بڑا ظلم تھے بہت بڑا تشدد تھے. کوک دھاں جی میں ہے اسا سارے کو دیتے پورے علاقے کو دیتے سارے سردار ان کو دیتے کیتے سارے پیروی کہیں کرنی کی تھی. صحیح. مجبور تھی کہ بات اچھا غلام اصغر صاحب زرینہ بی بی آپ کے ساتھ ہی ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. زرینہ میری آواز سن رہی ہیں آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ سرے کی گال کرے سی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرینہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ نے بیان کیا واقعہ کہ کیا ہوا اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہ بھی ہم تک پہنچی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا یقیناً آپ کی طرف سے مزاحمت کی گئی ہوگی. کیا وہاں پر اور لوگ موجود نہیں تھے؟ کسی نے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی؟ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں جی روڈ پہ کھڑتا ہے انہیں کو اسلحہ دکھانے کوئی روڈ پہ نہ کھڑتا کہیں میری مدد کہانی کی تھی. اچھا اسلحہ تھا اور روڈ پہ کوئی رک نہیں رہا تھا اس خوف کی وجہ سے. اچھا زرینہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پہلے بھی کوئی اس طرح کی دھمکیاں تھیں کہ آپ کے بھائی نے چونکہ ایک جرم سرزد کیا تھا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو اس طرح کی کوئی دھمکیاں ملی تھیں یا ایک دم اچانک آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ پہلے کوئی دھمکیاں کہنا ہے اچانک یہ واقعہ بنے. اچھا ساکو کوئی پتہ کہنا ہے. صحیح ٹھیک ہے زرینہ ہم بالکل اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی طریقے سے انصاف مل سکے. اعجاز بخاری صاحب ڈی ایس پی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز بخاری صاحب یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے اس چیز کا کہ ایک تو ملزمان بروقت گرفتار نہیں ہوئے اور انہوں نے جو ہے پہلے عبوری ضمانتیں حاصل کر لیں. آخر کس طرح سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عمل میں آتی ہیں؟ اور پھر میرا خیال میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک خوف یا ڈر جو ہے اس طرح کے ملزمان کی جب ضمانتیں ہوتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ان کا ہاتھ اور کھل جاتا ہے خواتین پر تشدد یا اس طرح کی زیادتی کرنے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایسے ہے جی سب سے پہلے تو میں بھرپور طریقے سے اس کو کنڈم کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک انتہائی شرمناک واقعہ ہوا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پولیس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ جیسے ہمیں اس وقوع کی اطلاع ملی ہم نے فوری ریسپونڈ کیا. ان ٹائم وہاں پہ ایسے جو پہنچا میں پہنچا پوری ان کی ہم نے مدد کی فوری ان کی ایف آئی آر درج کی جو قانونی تقاضے تھے سارے پورے کیے اور ہم نے ود ان نو ٹائم 2 مین ملزمان جو تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا. ٹھیک ہے. ان سے جو تمام چیزیں تھی وہ ہم نے ریکور کرنے کی پلیز مجھے سن لیجیے گا. اس میں ویپن ہے اس میں اس کے زرینہ کے جو کپڑے تھے وہ اتار کے لے گئے تھے وہ ہم نے ریکور کیا. موٹر سائیکل تھا وہ ریکور کیا. ٹھیک ہے. بٹ کوتاہی تو ہوئی ہے. ڈی ایس پی صاحب آر پی او صاحب نے بھی واقعے کا نوٹس لیا ہے برہمی کا اظہار کیا ہے. کیا ذمہ دار افسران کو ہٹایا گیا اب تک؟ اس میں کس چیز کی ذمہ داری میڈم آپ کیا اس میں پولیس نے تو پراپر اپنا ڈیوٹی فرائض سر انجام دیا. تو آر پی او صاحب پھر ناجائز آپ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ آر پی او صاحب کس بات پہ آپ کو کہا گیا ہے کہ وہ ناراض ہو رہے ہیں؟ آر پی او صاحب نے تو اس واقعے کا نوٹس لیا بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس میں تمام چیزیں پراپر طریقے سے ہو رہی ہیں. اگلی بات ضمانت کے حوالے سے ہے تو پولیس ضمانت کے حوالے سے کوئی کمی نہیں. جی میں اسی حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ پولیس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہم نے بھرپور ریڈ کیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے. اگلے دن وہ کورٹ میں چلے گئے انہوں نے بیل کرا لی. 1/9 کی پیشی ہے انشاءاللہ ان تینوں ملزمان کی کینسل ہوگی ان کو بھی ہم اریسٹ کریں گے. اس مقدمے میں کوئی کمی خامی نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی مدعی فریق کو جیل میں ڈالا گیا تو اس میں عرض کروں کہ ان کی انتہائی شدید کشیدگی پائی جاتی ہے ان دونوں برادریوں میں. تو اندیشہ نقصان مند تھا کہ آگے کوئی اور نقصان نہ ہو.
हमने 13 बंदे मुद्दई की तरफ से और 23 बंदे मुलजमान की तरफ से अरेस्ट किए और उनके खिलाफ हमने इंसदादी कार्रवाई की, जो कि निहायत जरूरी थी। देखिए इसमें कोई ना तो पर्सनल लेने वाली चीज है ना इस तरीके से, और ना मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही, लेकिन मैं क्यों इस चीज के ऊपर जोर दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि अगर इस तरह के मुलजमान, क्योंकि आपके इल्म में भी होगा कि मुल्क में जो है हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह का वाकया जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, अगर जरा सी भी नरमी बरती जाती है इस तरह के मुलजमान के साथ तो फिर इन वाकयात में तेजी आती है, क्योंकि एक जुर्म का खौफ जो है वो कम होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या जरीना बीबी को सिक्योरिटी आपने फराहम की है उसके बाद, या उनकी फैमिली को, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुलजिमान जो हैं वो बाअसर हैं, तो कोई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया आपकी तरफ से? अच्छा, इसमें पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये इस तरह के वक़ुआत जो हो रहे हैं उसमें मेन जो एलिमेंट आ रहा है वो लोगों में शऊर और तालीम की कमी है, जहालत की वजह से इस तरह के वाक़ये पेश आ रहे हैं। बात ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से वो जो हमने इंसदादी कार्रवाई की थी हमने की थी, कोई लड़ाई अगर ये महसूस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल इनको हर तरह की सिक्योरिटी करने के लिए तैयार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एजाज बुखारी साहब डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जरीना बीबी भी साथ ही मौजूद है। जरीना साहिबा, अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी का खदशा या इस हवाले से कि आपको अपनी जान का कोई खतरा है तो एजाज बुखारी साहब ने अभी कहा है कि वो सिक्योरिटी जो है वो फराहम करने के लिए तैयार हैं। गुलाम अस्कर साहब, जरीना बीबी, एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज काबीना का एक इजलास हुआ जी। आज बहुत से अहम मामला जो हैं उनकी मंजूरी काबीना ने दी है, लेकिन एक इशू ऐसा था जिसका आवाम से बिलवास्ता और गहरा ताल्लुक है, और वो है जी सेहत का। आज इजलास में वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे डाली है। पीटीआई की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं जी, और इन 3 सालों में पीटीआई की हुकूमत में 13वीं दफा अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक साल में कम से कम 4 दफा इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की शरह 15% से जायद है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो पीटीआई की हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में आम आदमी की इनकम में सिर्फ एक बार इजाफा किया है। पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में सिर्फ अद्वियात में इजाफा ही 100 गुना है। अगर और आसान अल्फाज में अगर इसको बयान किया जाए तो आपकी तनख्वाह में 10 रुपए इजाफा हुआ है तो अद्वियात की कीमतों में 110 रुपए इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जहां पर आबादी का ज्यादातर हिस्सा 18,000 रुपए माहाना आमदन वाला तबका इलाज मुआवजे की भारी कीमत अदा करने पर मजबूर है, और फिर अगर किसी तरह हुकूमत इस बात को समझ जाए कि आवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है तो कीमत को कम भी कर दिया जाता है, लेकिन कीमत में जो कमी होती है उसका तनासुब कीमत बढ़ाने के तनासुब से बहुत कम होता है। जो अद्वियात आवाम की पहुंच से पहले ही दूर थी, मजीद महंगी होने के बाद आवाम की आमदनी पर अद्वियात की कीमतों का बोझ आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मंशूर के मुताबिक हेल्थ कार्ड का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। गरीब आदमी को इलाज के लिए बर वक्त रकम की फराहमी के इस तरीका कार्ड से इलाज मुआवजे की सहूलत उसकी आमदन से कई गुना ज्यादा पैसों से मुमकिन हो रही है। लेकिन जिस सेहत कार्ड की सहूलत मुल्क के तमाम शहरियों को मैसर नहीं और ना ही सेहत कार्ड से अद्वियात की खरीदारी की जा सकती है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की कमर पर जो है वो मजीद बोझ डाल रहा है। क्या वजह है कि 3 सालों में अद्वियात की कीमतों में इजाफा जरूरत से ज्यादा होता जा रहा है? क्या ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रही हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ख्वाहिश पर यह इजाफा किया जा रहा है? दूसरी तरफ तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में जहां अद्वियात महंगी हुई हैं वहीं नायाब भी हैं। ना सिर्फ नायाब बल्कि नापैद हो चुकी हैं जी। जना अस्पताल में कैंसर के मरीजों को मुफ्त कीमोथेरेपी की सहूलत भी खत्म हो चुकी है। जना अस्पताल में इससे पहले कैंसर में मुब्तला मरीजों की मुफ्त कीमोथेरेपी की जाती थी, लेकिन अब मरीज को एक बार कीमोथेरेपी करवाने के लिए कम से कम भी जो है वो 25,000 तक का खर्च करना पड़ता है। इससे कबल कैंसर के मरीजों की हुकूमत की जानिब से कीमोथेरेपी के लिए अद्वियात मुहैया की जाती थी, लेकिन अब अस्पताल के फंड्स खत्म होने की वजह से कीमोथेरेपी की सहूलत भी खत्म हो गई है। गरीब आवाम के लिए मुफ्त इलाज किसी नेमत से कम नहीं था, मगर इंतजामी नाअहली के बायस आवाम इलाज करवाने से अब बिल्कुल महरूम हो चुके हैं।
इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी नूर मोहम्मद मेहर साहब, सदर हैं लॉयर्स फोरम के, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नूर मोहम्मद मेहर साहब, हुकूमत के आने से पहले बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए, सेहत एक ऐसा शोबा हमें बताया गया कि जो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में से होगा, लेकिन जितना इजाफा पिछले 3 सालों में हुआ है उससे पहले तो नहीं देखने में आया। वो क्या रहा है? ये तो तबाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं हेल्थ के मामले में। असल में जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने रिकॉर्ड इजाफा इस वजह से किया कि 5 साल से जो इजाफा रोका हुआ था नून लीग ने, एक नोटिफिकेशन 15% का, इन्होंने वो 5% जो स्टे पे चल रहा था इन्होंने लीगलाइज कर दिया। फिर इमरान खान हुकूमत ने एक ऐसे बंदे को CO ड्राइव लगाया जो कि इस चीज़ का इंचार्ज था दवाइयों की कीमतों का और रजिस्ट्रेशन का, तो वो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा था। है? हाँ जी, मुर्दा था। जी था। उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर शेख अख्तर हुसैन साहब ने चेंज करके, अच्छा, तो वो फिर वो आ गए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की जस्टिस जुवेद इकबाल साहब को, बहरहाल उस पर उन्होंने भी एक्शन लेने की कोशिश की, और ख़ास उसी बंदे को इन्होंने अपॉइंट किया। उसने करप्शन की इंतहा की, उसकी अपॉइंटमेंट को मैंने चैलेंज किया, तो उस पर मेरे पे बहुत सारे सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज हुए। अच्छा, लेकिन वो सारे झूठे थे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात ये है कि फिर उसी बंदे की PhD डिग्री भी जाली थी, शेख अख्तर साहब की। अब उस पर भी जो है कोर्ट में फिर साबित हुआ कि उसकी जाली है। फिर इमरान खान ने अभी मार्च में, इस मार्च में उनको टर्मिनेट किया है। ठीक है। तो बात यह है कि दवाइयों की कीमतों का असल में सिरे से जो है ना रिकॉर्ड ही जो है, इस तरह का जो नैब के रिकॉर्ड में मुर्दा लोग आ जाते हैं, या असलम अगवानी साहब जैसे जो लोग आ जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में साबित हुआ कि वो आर्सूका कंपनी के मालिक हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रूव हुआ, अतर मिल्ला साहब की कोर्ट में उन्होंने फैसला भी दिया। जब ऐसे लोग, कंपनी माफिया जो है वो इतनी ताकतवर हो चुकी है, फार्मास्यूटिकल माफिया, कि वो अद्वियात की कीमतों का एक तो रिकॉर्ड वेबसाइट पे आने नहीं दे रहे, और आए रोज जब भी हम प्रेशर देते हैं या मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, खत लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, तो वो जो है ना फिर क्या करते हैं कि कंपनियों को उल्टा लिख देते हैं कि भी आप हमें कीमत बताएं अद्वियात की, और आप बताएं कौन सी दवा रजिस्टर्ड है, हालांकि ये खुद ड्रग अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ना कंपनियां देती है ना वेबसाइट पे आते हैं। चले, ये तो मसला हो गया ना। अब इसका हल क्या है? मतलब एक गरीब आदमी जिसकी 18,000 तनख्वाहें मान लें, वो बीमार होना छोड़ दे, क्या करे? क्योंकि अफोर्ड तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये दवाइयों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, वो अफोर्ड तो नहीं कर सकता, और हेल्थ कार्ड से आप दवाइयाँ नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी हम किसी हुकूमती नुमाइंदे को लेंगे, बात करेंगे, वो जो हमने हेल्थ कार्ड दिया और ये वो, तो हेल्थ कार्ड पर आप दवाइयाँ तो नहीं ले सकते। खैर, वो तो हेल्थ कार्ड एक तारीख में जब आएगी तो सबसे बड़े मुकदमा इसी पे बनेंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड था। अच्छा, उससे भी छोड़ते हैं, वो अलहदा मैटर है। अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ना होना, अब क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो गवर्नर हाउसों तक बैठी हुई हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबरान तक बैठी हुई हैं, उनके शेयर्स हैं, उनके वो होने की वजह से ये उसी माफिया में से एक माफिया जिसका PM साहब जिक्र करते रहे कि माफिया। जी 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 जी। अब क्या है, PM साहब कहते हैं उसको आमिर कियानी को हटाते हैं दवाई कीमतों पे, उनकी रिश्वत लेने पे, लेकिन उन पे कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती, और वो उनको और अच्छा होता दे देते हैं, हौसला अफजाई होती है। अब फार्मास्यूटिकल माफिया, जिसमें बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो अपना केस इतनी ताकतवर तरीके से पेश करते हैं कि जी अखराजात हमारे बढ़ गए, हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को रॉ मटेरियल, अच्छा, एक और चीज रियायत हासिल होती है। मेरे साहब, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, क्या इस तरह का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? बिकॉज जब आप बाहर के किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए, तो डॉक्टर आपको कभी भी दवाई का नाम नहीं लिख के देता, वो आपको सॉल्ट लिख के देता है। तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं ये वाली करप्शन को, कि एक महंगे सॉल्ट की दवाई डॉक्टर इसलिए आपको लिख के दे रहा है क्योंकि उसको उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है। तो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर राइज नहीं हो सकती? असल में यहाँ पे ड्रग अथॉरिटी में हुकूमत ही फार्मा कंपनियों की है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 2016 में दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट में रेट की कि ड्रग एक्ट खुद कह रहा है, ड्रग एक्ट का सेक्शन 70 क्लास 8 ये कह रही है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग शैल बी रजिस्टर्ड जेनेरिकली, साल्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ब्रांड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसे अमल नहीं हो रहा। उल्टा मैंने केस किया, फिर मेरे पे उल्टा केस कर दिए माफिया ने, तंग किया, बहुत जलील किया। देखें, मैं तो आम आदमी हूँ, जितनी मेरी पहुंच हो सकती है मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, इसमें आप लोग भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ दवाइयाँ सस्ती भी हुई, हेपेटाइटिस की दवाई सस्ती हुई, लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान साहब को सारा कुछ पता है। इमरान खान इस वक्त हमारे वफाकी वज़ीर सेहत एक्चुअली वो हैं, तो वो उन्होंने एक्शन ले, वजह क्या है कि ये सारे उनका नीचे तक प्रैक्टिकली वो है नहीं। जेनेरिक सिस्टम आने से, जो आपने सवाल किया, आने से अब क्या है कि ब्रांड है, मिसाल एक नार्वेसिक एक फाइजर कंपनी का ब्रांड है, 5 mg जो है 460 रुपए का है। अब जो हमारी अच्छी सेम रॉ मटेरियल का सोर्स है, सेम दवाई है, वो 49 रुपए की है,
जाफा की जोडेप के नाम से। तो अब क्या होगा, होना तो ये चाहिए कि एक ही दवाई, 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस होनी चाहिए, 1 साल्ट 1 प्राइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो इतनी ज़्यादा है तो मरीज को तो दवाई चाहिए। और डॉक्टर जो लिख के देगा, मतलब अगर खुद अवेयर नहीं है कि कौन सा सॉल्ट जो है वो उसकी बीमारी में उसको रिक्वायर्ड है, अगर ये नहीं पता होगा या ये अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर जो डॉक्टर लिख के देगा वो उसी के ऊपर रिलाई करेगा कि यही दवाई। कॉकटेल जो है ना इतना ताकतवर है, ये ड्रग माफिया से, फार्मास्यूटिकल माफिया ड्रग माफिया से ताकतवर है। क्यों? ये वाइट कॉलर क्राइम की तारीख जो अब जो बहुत सारे केसेस जो अभी बनने जा रहे हैं, असल में हमारे जो बड़े बड़े इदारे जो है ना इसमें इतने वो हैं। अब होना ये चाहिए कि हमारी ड्रग अथॉरिटी का 3 साल से कोई सरबराही नहीं है। 3 माह के लिए एक जूनियर बंदे को लगा रहे हैं और उनको सिर्फ वो कंपनियों के मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ड्रैब की वेबसाइट पे हर ड्रग इंस्पेक्टर के पास दवाइयों की कीमतों का रिकॉर्ड हो, रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड हो, कौन सी दवाई की कीमत। आइडियली तो यही होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता नहीं है। अब होता क्या है? बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी, वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। एक मुकद्दस पेशा इसको समझा जाता है और मेरे ख्याल में दवाइयों या लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं इससे, लोग मर रहे होते हैं इसके साथ। तो इसमें करप्शन ठीक है, हर जगह पे है, हर सतह पर है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि इतना बड़ा माफिया जो है वो इसके अंदर भी ऑपरेट कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची से तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। कराची के शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं क्योंकि लाड़काना के बाद कराची में भी बड़े पैमाने पर HIV एड्स के फैलाव का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर CDC सिंध जो हैं इरशाद काज़मी साहब, डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब, उनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में HIV एड्स के 6,768 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की ज़िला बस्ती में HIV एड्स के सबसे ज्यादा 2,725 केसेस मौजूद हैं, जबकि जिला जनूबी में 1,035 और जिला गरबी में 998 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जिला कुरंगी में 907, मलीर में 667, जबकि जिला शर्की में HIV एड्स के 436 रजिस्टर्ड मरीज मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिंध में 70 से 78,000 HIV मरीज हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 13,864 मरीज रजिस्टर्ड हैं, यानी असल मरीजों की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। डॉक्टर इरशाद काज़मी के मुताबिक मुतासर होने वालों में 9,166 मर्द हैं, 2,461 खवातीन हैं, 1,126 लड़के हैं, जबकि 730 लड़कियां और 421 ख्वाजा सरा शामिल हैं। लाड़काना में HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद जो है वो 2,430, जबकि हैदराबाद में 1,089 तक पहुंच चुकी है। अब इस सब में तशवीशनाक बात यह है कि रिपोर्ट होने वाले केसेस असल नंबर से बहुत कम हैं, जिसके बायस खदशात ये हैं कि सिंध समेत मुल्क भर में HIV एड्स जो है उसके फैलाव में इजाफा हो सकता है। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने एड्स पर काबू ना पाया तो तशवीशनाक हद तक इसमें इजाफा हो सकता है। लाड़काना के बाद कराची में एड्स के केसेस में इजाफा एक तशवीशनाक बात है। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध ने सूबे में बच्चे बच्चे को एड्स लगाने की कसम खाई हुई है, अगर इकदाम किए होते तो वबा दूसरे शहरों का रुख ना करती। खुर्रम शेर जमान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर सेहत सिंध ने लगातार नाकामियों के बाद आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। PP खुद सूबे के अवाम के लिए किसी बीमारी से कम नहीं है। बहरहाल सिंध में मौजूद अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद ही की जा सकती है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि अगर इस हसास मामले पर भी सियासत ही होती रही और कोई अमली काम ना हुआ तो खुदा न खास्ता HIV एड्स जो है वो बड़े पैमाने पर फैल सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर सिंध में बलखसूस कराची में HIV का फैलाव जो है वो इतना तेज़ क्यों हो रहा है और इसका फैलाव रोकने के लिए जो है वो क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर CDC सिंध। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, ये नंबर्स किस बुनियाद पर बताए गए, क्योंकि ये तो बहुत अलार्मिंग है। थैंक यू वेरी मच आशा, आपने मुझे मौका दिया। असल में ये डेटा जो हमने शेयर किया है गुज़श्ता 2 दिनों में, ये हमारा प्रोग्राम था मीडिया के रोल के मुतल्लिक कि वो HIV का जो रिस्पांस है उसको स्ट्रेंथन करने में मीडिया किस तरह हमारी मदद कर सकता है। सही। उसमें हमने ये डेटा शेयर किया जो कि पहली दफ़ा है कि हमने ये डेटा शेयर किया है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग, उससे पहले क्लियर कर दो। अच्छा, कोई आउटब्रेक नहीं है, अचानक से ये केसेस सामने नहीं आए, ये हमारे पास पहले से रजिस्टर्ड केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस,
जिसका हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप दिया है। अब देखिए, एक होता है एस्टिमेट जिसको कहते हैं तखमीना। ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 1,90,000 HIV केसेस एस्टिमेटेड हैं, ठीक है। उसमें से 1,14,000 पंजाब में है, जबकि सिंध में 78,000, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसमें से तकरीबन 16,000 केसेस जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी हम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हमारे सिंध में 16 सेंटर्स हैं जहाँ से पेशेंट्स को की ट्रीटमेंट की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग। अच्छा, एक होती है जनरल पॉपुलेशन, आम आबादी जो हमारी, उसमें इस मर्ज का जो प्रिवेलेंस है वो 0.1% है। देयर इज नथिंग अलार्मिंग इन दैट। अच्छा, दूसरी होती है की पॉपुलेशन, उसमें HIV एग्जिस्ट करता है और उसमें ज़्यादा है, निस्बतन ज़्यादा है। मैं आपके समझने के लिए आसान कर देता हूँ। की पॉपुलेशन हम आबादी के उस तबके को कहते हैं जिसमें ड्रग यूज़र आ जाता है, ख़ास तौर पर वो ड्रग यूज़र जो सिरिंज के ज़रिए नशा करता है। उसमें ख्वाजा आ जाते हैं, वो जो मेल सेक्स वर्कर्स आ जाते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स आ जाती हैं उसमें, इनको हम की पॉपुलेशन कहते हैं। उनमें HIV का तनासब आम आबादी की बनिस्बत ज्यादा है। आम आबादी में ये 0.1% है, ठीक है। दैट्स नथिंग अलार्मिंग, कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ये जो आपने कहा कि असल केसेस 70 से 78 हज़ार हो सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली सिंध की बात की जाए, क्योंकि आपने बाकी जगहों के भी बता दिए हैं, तो इसके फैलाव का फिर कितना खतरा या खदशा मौजूद है? एग्जैक्टली। अब हमारी जो तवज्जो है वो इस बात पे है कि देखिए, हमारे पास 16,000 केस रजिस्टर्ड है। ये तमाम सूबों में इसी तरह की सूरत हाल है कि एक्चुअल नंबर जो एस्टिमेटेड है पॉपुलेशन के अंदर, वो सारा का सारा रजिस्टर्ड नहीं है, सबकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही। तो जाहिर है वो एड्स को HIV को आगे फैलाते जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, उनका वायरल लोड सप्रेशन उसकी नहीं हो रही है। आगे चल के वो ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियां उनमें हो सकती हैं, जो उनके लिए आम आदमी की बनिस्बत, एक सेहतमंद आदमी की बनिस्बत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। तो उनको अपनी तरफ, यानी स्क्रीनिंग की तरफ रागिब करने के लिए हमने मीडिया से मदद मांगी इस प्रोग्राम के जरिए कि जी, आप इस बीमारी की, आपको पता है HIV की कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना की वैक्सीन तो है, लेकिन HIV की कोई वैक्सीन नहीं है। इसकी वैक्सीन है अवेयरनेस, एजुकेशन। अब वो मीडिया उसमें हमारा पार्टनर बन सकता है, आम आबादी को एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। हमारे जो सेंटर्स हैं, उसके अलावा तमाम सिंध भर के हॉस्पिटल्स में जो ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं उसमें HIV का टेस्ट करना लाजिम है, हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट भी लाजिम है, इसी तरह से मलेरिया भी है। लेकिन ब्लड इन्फेक्शंस में ये हेपेटाइटिस B, C और HIV करना लाजिम है। तो जहाँ पे भी कोई केस पॉजिटिव रिपोर्ट होता है, वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में आपको याद होगा कि खबर सामने आई थी कि एक डॉक्टर जानबूझकर लोगों को जो है वो एड्स फैलाता रहा और उस पर मुकदमा भी बनाया गया था, आपको याद होगा। मुझे बताएगा कि ये जो अताई डॉक्टर्स हैं, ये इसके फैलाने में कितना बड़ा इनका किरदार है और ये कितना बड़ा लूप होल है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका आयशा। देखिए, मुल्क भर में आपको पता है कि अताई डॉक्टर्स जो है, अताई लाखों की तादाद में है। दूसरा अलमिया हमारा ये है, अब 2013 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि 80 करोड़ सिरिंजेस यूज होती हैं पाकिस्तान में, इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा। 80 करोड़ पर कैपिटा ये जाके बनता है 4.5 इंजेक्शंस पर पर्सन, और ये 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। इस वक्त ये 1 अरब से ज्यादा हो गया होगा जहाँ पे, और ये तमाम के तमाम जो है इंजेक्शंस लाजिम या ज़रूरी नहीं है। इनमें बहुत बड़ी तादाद गैर ज़रूरी इंजेक्शन की है। देखिए, जिस मुल्क में 80 करोड़ इंजेक्शन दिए जाते हों, उनमें जो सिरिंजेस यूज़ होती हैं वो फिर उनका एक हिस्सा ज़ाहिर रिसाइकिल होता है। और हमारे वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी ये है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, पूरी तरह अपना काम, आई एम सॉरी टू से, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का निज़ाम मुल्क के तमाम हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो वो मौजूद है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है जहाँ मौजूद है। और जहाँ मौजूद ही नहीं है तो आप समझ सकती हैं कि वो सिरिंजेस कहाँ एंड अप होती हैं।
अच्छा, ड्रग यूजर्स भी हमारे पास हैं जिनके पास यही इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जाती हैं। सिंध में हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास जो रजिस्टर्ड ड्रग यूजर्स हैं उनको हम फ्री सिरिंज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये ग्लोबल फंड की तरफ से दिए जाते हैं, जो इनको दिए जाता है कम से कम ये वो यूज करें सही, जिसके जरिए जो इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक सही। है, डॉक्टर साहब, अताइयों का बड़ा रोल है। आखिर में ऑब्वियसली आपका एक मकसद ये भी है कि मीडिया के थ्रू जो है अवेयरनेस लोगों में क्रिएट की जा सके। एक टाइम था जब इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस थी, मीडिया का भी बड़ा अहम रोल था। जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अगर मैं आपकी तरफ से एक पब्लिक सर्विस मैसेज देने के लिए कहूँ तो क्विकली प्लीज़ ज़रा हमारे लिए दे दीजिए। क्विकली ये है कि जी जो ट्रांसफ्यूजन करवाएं वो मुस्तनद लेबॉर्ट्री, मुस्तनद हॉस्पिटल से करवाएं। सही है। अपना इलाज जो है मुस्तनद मालिज से कराएं। अच्छा, जब बार्बर के पास जाते हैं तो जो ब्लेड यूज होता है मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, जो खवातीन अपने कान या नाक छुदवाती हैं वो इस बात का यकीन कर लें कि वो जो भी पिन है वो डिस्पोजेबल है, पहले से यूज नहीं है। उसके अलावा टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है। अपना HIV स्टेटस और अपना हेपेटाइटिस का स्टेटस जानना एक अच्छी बात है। डरना कि जी अगर मैंने टेस्ट कर लिया तो कहीं पॉजिटिव नहीं आ जाए, ये ठीक नहीं है। अगर टाइम पे पता चल जाता है तो चाहे वो हेपेटाइटिस है चाहे HIV है, काबिल इलाज है। यानी टाइमली तशखीस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बड़ा डिटेल में जो है वो HIV से किस तरीके से आप बच सकते हैं उसके हवाले से हमें बता रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।